जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि के साथ साथ एक उपसर्ग वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टॉपिक सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले आपको वर्णमाला कराई गई, फिर संधि है। संधि अपने आप में डिपेंड रहती है वर्णमाला पे, उपसर्ग प्रत्यय डिपेंड रहते हैं संधि पर। सारे टॉपिक क्या है, हाँ आपका न जी न परिणाम स्वीकार कर लिया गया है। जी तो आपको ये ध्यान रखना है, हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सही होंगे, बिल्कुल फिट होंगे, तरोताजा होंगे। ठीक है, जब जवानी बरकरार रही होगी आपकी और आगे भी बरकरार रहेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सिलेक्शन लेना है क्योंकि फिजिकल भी देना है आपको। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले महीने और एग्जाम हो जाएगा अप्रैल के आसपास। ये फिलहाल की सूचना है जो आप तक पहुंचानी थी। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंदर मैंने कल दो कंडीशन आपको बताई कि किस तरीके से एक व्यंजन के साथ दूसरा कोई स्वर आता है तो वो भी व्यंजन संधि बनाता है। और ये भी बताया था कि दो व्यंजन अगर एक साथ आ जाए तो वो भी व्यंजन संधि ही का ही एग्जाम्पल कहलाता है। क्लियर? तो इसकी पढ़ेंगे आज तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन हमारी ये है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो बीच में च जुड़ जाता है या च का आगम हो जाता है। बीच में आधा च आ जाता है, आगम होता है। इसको आगम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आगम या जुड़ जाता है। क्लियर? कैसे जुड़ेगा जी? देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया हमारा परिच्छेद, दूसरा शब्द आया दोस्तों विच्छेद, इसके बाद आया स्वच्छंद, इसके बाद आया अनुच्छेद, इसके बाद आया तरु छाया, पेड़ की छाया। क्लियर? तो ये क्या कहलाएंगे? हाँ, नोटिफिकेशन की पूरी संभावना है कि वो दिसंबर के लास्ट और जनवरी के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होगा। नए साल की खुशी एंजॉय करोगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जाम की पॉसिबिलिटी अप्रैल से पहले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि मार्च और अप्रैल में यूनिवर्सिटियों के एग्जाम होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं है, एग्जाम तो टाइम पे कराने पड़ेंगे। जो जितने भी स्कूल्स कॉलेज है उनके एग्जाम होंगे, तो इसीलिए उस समय पेपर नहीं हो सकते। तो इसलिए एकदम से दिसंबर में या जनवरी में नोटिफिकेशन निकाल के फरवरी में ले नहीं सकते, और मार्च और अप्रैल के महीने में लास्ट तक जाके आपका या मई में आपका पेपर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आपके लिए 4 महीने कोई ज़्यादा समय नहीं है। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, डिफिकल्ट है, क्वेश्चंस का अपना स्टैंडर्ड है। उसकी तैयारी आप 2-2.5 महीने में नहीं कर सकते हो। इसलिए कंटिन्यू लगे रहो, पढ़ाई में निरंतरता लेके आओ। ठीक है, साथ के साथ चीज़ों को कवर करते हुए उनसे फ्री होते चलो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्यों होगा सिलेक्शन? क्योंकि आप लोगों ने टाइम से पहले अपने आप को तैयार रखा है, और सिलेक्शन वही लेगा। और ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा तो मिलेगा नहीं। 4200 पे ग्रेड में भर्ती होना, और ऊपर से पद के अंदर एक ताकत होना, और वर्दी की एक चमक होना, और स्टारों का एक धमक होना, ये 4200 पे ग्रेड में वास्तव में 2021 तो छोड़ दो, आप 22, 23, 24 की मैं गारंटी लेता हूं, ऐसा मौका, इतनी बड़ी भर्ती अब नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो
कैसे भी करके सीरियस होके आप पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के काम धंधों में यारी दोस्ती निभा रहे हैं। तो ये काम उन लोगों का है अभी जिनको भर्ती होना है, इसीलिए आप अपने को पहले से तैयार रखो। यहाँ क्या है, हमने कोई भी वैरायटी नहीं छोड़ी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आपको हिंदी भी इतनी गहराई और इतनी सूझबूझ के साथ पढ़ा रहे हैं कि आप हिंदी में 40 में से 40 कर सकते हो, और जो 40 में से 38, 39, 37 करके आएगा, मैं दावा ठोक के कहता हूं उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब आप हिंदी में ये स्कोर करके आ रहे हो तो आप बाकी बच्चों के मुकाबले 7 से 8 क्वेश्चन ज्यादा करके आ रहे हो आप। अरे 7 से 8 क्वेश्चन वो लीड बनाएंगे तो आप हमेशा दौड़ में शामिल रहोगे, वो भी आगे फ्रंट पे। ठीक है, तो इसीलिए यहां से, और दूसरा आपको ये भी बताता है कि आपका एक लेवल है, और जब आपका एक लेवल है तभी आप 37, 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन करके आओगे वहां पे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है परी और दूसरा क्या है, छेद। इसमें यहाँ पे क्या आ गया, ई, इधर क्या आ गया, 6। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्वर के बाद 6 वर्ण आए, ये आ गया 6 वर्ण। और जब स्वर के बाद 6 आएगा तो बीच में 6 जुड़ जाएगा, यही तो है ऊपर कंडीशन। ऐसे यहाँ पे आया वी, और इसमें क्या करेंगे, संधि विच्छेद। ये इसमें से क्या आया, ई, इधर क्या आ गया, 6। जब ई के बाद 6 आया तो बीच में 6 जुड़ गया। ऐसे यहाँ पे स्व, और इसके बाद में क्या आया, छंद। इसमें से क्या लिया, ए, इसमें से क्या लिया, यहाँ 6, बीच में क्या जुड़ गया, 6। ऐसे यहाँ पे अनु, और इसके बाद में क्या आया दोस्तों, यहाँ छेद। इसमें से आया यहाँ पे ऊ, और इसके बाद में आया 6, बीच में जुड़ गया 6। ऐसे यहाँ पे आया तरु, और इसमें आया छाया। यहाँ से क्या आया, बड़ा ऊ, इसमें आया यहाँ 6, बीच में जुड़ गया आधा 6। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा मात्र छाया में संधि बताओ कौन सी संधि है, और इसका संधि विच्छेद कीजिए। पितृ छाया का संधि विच्छेद कीजिए, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या कहोगे दोस्तों आप कहोगे कि ये दो शब्द हैं, एक है मात्र और दूसरा है छाया। यहां से क्या आया, यहां से आया री, यहां से क्या आया 6, बीच में जुड़ गया 6। ऐसे इसमें कहोगे ये पितृ और छाया दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों का मीनिंग है, दोनों का अर्थ है। इसमें आया री, इधर आ गया 6, बीच में 6 जुड़ गया। यहाँ पे क्या आया, इधर से आया ए, और इधर से आया 6, यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूं मैं। ठीक है, जब ए और 6 आया बीच में 6 जुड़ गया, तो वृक्ष छाया भी तो ऐसे ही बनाओगे। तो ये सारे क्या थे, ये ई स्वर, इसमें ए स्वर, ऊ छोटा स्वर, ये वाला भी स्वर, ये वाला भी स्वर, यानी कि 11 में से कोई स्वर पहले आ जाए। यदि किसी स्वर के बाद 6 आ जाए, किसी स्वर मतलब 11 स्वर आपको पढ़ाए हिंदी में, पहले वर्णमाला पढ़ाए तभी तो संधि पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरठ तो मैं खुद जा रहा हूं बेटे, ठीक है। हाँ, मेरठ तो मैं ये मान के चलो अभी अगले महीने से, या तो इस महीने के लास्ट में, या वो तो मेरा अपना बहुत बड़ा प्यारे बच्चों मेरा स्टेशन रहा है। ठीक है, एक तो पहली तो बात मैं मेरठ के आसपास का हूँ, और दूसरी ये है कि मैं मेरठ में पिछले 10 सालों से पढ़ाया हूँ बच्चा पार्क पे, और जो भी इसके आसपास जो दूसरे क्षेत्र है वहाँ टीचिंग वाले बच्चों को पढ़ाए। यूपीएसआई 2016 की भर्ती में वहाँ थे। मेरठ मंडल से जितने सिलेक्शन हुए हैं वो सबसे ज्यादा 3-4 कोचिंग सेंटर से हुए हैं जहाँ हम पढ़ा रहे थे वहाँ। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, वहाँ तो करीब 600 बच्चों के बैच बने हैं। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या है, वो पेपर के दौरान पढ़ना चाहते हैं, पहले तो अपने गन्ने वन्ने छीलेंगे, उसके बाद में फ्री होके आएंगे सब। वो बाकी ज्यादातर वहाँ पुलिस वाले लोग तैयारी करते हैं जो कांस्टेबल हैं अलग अलग शहरों से आके। तो मैं मेरठ में, आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद और लखनऊ, ये 5 जगह में ऑफलाइन रहूंगा, 100% रहूंगा। लेकिन मैं नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जाता हूँ। आगरा तो मैं अभी भी जा रहा हूँ, आगरा तो कंटिन्यू 21 तारीख से तो मैं कंटिन्यू क्लास दे ही रहा हूँ वहाँ पे। आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा 21 तारीख से, उसके बाद आगरा कंटिन्यू हूँ मैं ऑफलाइन में। ठीक है, 600 700 बच्चों के हॉल बैठ के पढ़ते हैं मजे मजे से। ऑफलाइन अलग है, यहाँ मैं मनोरंजन नहीं करता हूँ, वहाँ मनोरंजन भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे गार्जियन भी कई बार वीडियो को खोल के बैठ जाते हैं।
ठीक है, या दूसरे बच्चे, छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, या बहन भाई साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर गार्जियन थोड़े ही आएंगे। ठीक है, तो वहाँ तो हर तरह की वेज और नॉन वेज सब तरह की बातें होगी, मजे से पढ़ेंगे। और वहाँ ऑफलाइन का अपना अलग दमखम होता है, ऑनलाइन का अपना अलग प्लेटफार्म होता है। अगर आप आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो जरूर। ठीक है, बिल्कुल। मैं पहले भी हमें बताया तो रहा बेटे, कौन सा शहर है जहाँ हम नहीं पढ़ाए हैं। पीसीएस हो, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हो, आरओईआर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी हो, डिस्क्रिप्टिव हिंदी हो, पिछले 12 साल से तो हम इसी का खा रहे हैं। ठीक है, आपके भरोसे तो हम हर साल जो है 1-1.5 करोड़ की रजिस्ट्री कराते हैं, और आप कह रहे हो कि सर कहाँ आओगे, कैसे आओगे, कब आओगे। ठीक है, हम दिल्ली में मकान देखते फिर रहे हैं अब। ठीक है, और आप कह रहे हो कि जो है, हम तो चाह रहे हैं यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाए, हमारे भी 2 घर हो जाएंगे, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आपका नुकसान इसलिए है क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, हमारा नुकसान इसलिए 2 मकान की रजिस्ट्री करानी है आपके भरोसे, और वो आप करवाओगे नहीं जब तक नोटिफिकेशन नहीं। इसलिए योगी बाबा तो हमारे लिए तो देवता हैं, आपके लिए हो सकता है जो भी हो। ठीक है, हमारे लिए तो देवता है। तो योगी बाबा ने अगर निकाल दी वैकेंसी तो ये समझेंगे कम से कम हम भी जो है ना झोपड़ियों से मकान में आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये क्या कहलाए अपने आप में व्यंजन संधि की तीसरी कंडीशन। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए, क्या है, किसी स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, व्यंजन संधि। क्यों कहलाएंगे व्यंजन संधि, क्योंकि ये स्वर है, ये व्यंजन है। और जहां एक व्यंजन, ये क्या हो रहा है भाई, और जहां दोस्तों एक व्यंजन और एक स्वर हो, जहां एक व्यंजन और एक स्वर हो, एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन एक स्वर हो, सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाते हैं। इसके बाद में चौथी कंडीशन देखो क्या है। चौथी कंडीशन है, यदि मैं के बाद मैं आए, मैं के बाद में आए तो मैं का द्वित, तो मैं का द्वित या द्विगुण हो जाता है, द्विगुण हो जाता है। कैसे होगा जी, जैसे शब्द आ गया सम्मान या सम्मति। अब ये देखो, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है द्वित। ठीक है, जैसे बच्चा है, डिब्बा है, उसमें द्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन पहले आधा आ जाए फिर पूरा हो तो उस व्यंजन के 2 रूप होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहलाता है, वो द्वित कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो द्वित या द्विगुण कहलाता है। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम और मान, और इसका क्या हो जाएगा, सम और मति। मति मतलब बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि समान हो। तो यहाँ क्या आया, मैं, और ये क्या आया, मैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं का मैं में ना कोई बाहर से आगे जुड़ेगा कहीं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं के बाद मैं आए, ये मैं है आधा और ये पूरा वाला मैं है, जिस मैं के नीचे ये हलंत लगा होता है ना, तो वो आधा व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन होता है। ठीक है, वो स्वर रहित व्यंजन होता है। तो जब मैं के बाद में मैं आए तो मैं का द्वित हो जाएगा, मैं का द्वित हो जाएगा। इसीलिए दोनों के दोनों क्या हुए, व्यंजन। और ये क्या कहलाया, व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाया, व्यंजन संधि का उदाहरण। इसके बाद में यदि मैं के बाद अंतस्थ, अंतस्थ कौन से, ये, रे, ले और वे वर्ण आए, या ऊष्म से है वर्ण में से कोई एक वर्ण आता है, वर्ण में से कोई एक वर्ण आता है
तो आधा मैं का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, आधे मैं का अनुस्वार हो जाता है, या मैं क्या है अनुस्वार चिन्ह में बदल जाता है। कैसे बदलेगा देखो यहां पे, जैसे शब्द आ गया संयोग, यह संरक्षित, संलग्न, संवाद, संशय, संसार और संहार। क्लियर? क्या है? संहार। अब ये बनेंगे कैसे देखो, ये यहां पे बने हैं दोस्तों ऐसे, ये हो गया सम और योग। क्लियर? ये हो गया सम और रक्षित, ये हो गया सम और लगन। ये आपने सब पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं। और ये सम और वाद दोनों का अर्थ होना चाहिए जहां से आप तोड़ रहे हो। ये सम और संशय। संसार कैसे बनेगा ये भी यहां पे दिखा देंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। इनको देखो क्या हुआ, यहां पे क्या आया दोस्तों, मैं के बाद में क्या आया, ये। जब मैं के बाद में ये आया, वो कह रहा है कि आधे मैं के बाद अंतस्थ वर्ण ये आ गया, और जब मैं के बाद ये आया तो ये वाला जो मैं है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। यहां पे मैं के बाद में रे, यहां पे मैं के बाद में ले, और यहां पे आधे मैं के बाद में वे, और यहां पे आधे मैं के बाद में से। तो आपको ये ध्यान रखना है नहीं नहीं, आपका भी कमेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक। यहां पे मैं के बाद में ये आ गया दोस्तों, मैं के बाद में ये वाला रे आ गया, मैं के बाद में ये वाला ले आ गया, और मैं के बाद में ये वाला वे आ गया, और मैं के बाद में ये वाला से आ गया। तो वो यही तो कह रहा था, यदि मैं के बाद में ये आए या ये रे ले वह में से भी कोई व्यंजन आ जाए तो इस वाले आधे मैं का अनुस्वार हो जाता है। ये अनुस्वार यहां इसीलिए हुआ, एक तो ये आपको पता ही है कि मैं जो अनुनासिक वर्ण है वो अनुस्वार में बदल जाते हैं, वर्णमाला में भी आपको पढ़ाया। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कोई इसमें उपसर्ग पूछने लगे कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे सम उपसर्ग है इनमें सब में। जैसे यहाँ पे अभी परिच्छेद हमने किया उसमें परि उपसर्ग था, अनुच्छेद किया उसमें अनु उपसर्ग था। ठीक है, तो उपसर्ग की पहचान भी हम संधि से करते हैं, एक पॉइंट। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ कंडीशन बनाई कि मैं के बाद अंतस या उसमें से कोई एक वर्ण आ जाता है तो यही वाला मैं अनुस्वार में बदलता है। इसीलिए यहाँ पे इन सब पे जो ये अनुस्वार आया है ना, ये किसके स्थान पे है, ये मैं वर्ण के स्थान पे आया। अब ये सारे क्या कहलाए, दोनों के दोनों व्यंजन है, ये भी दोनों व्यंजन, ये भी दोनों व्यंजन। ऐसे ही संसार में देखो तो संसार में क्या होगा, सम और सार। यहां मैं के बाद में क्या आया, मैं के बाद में आया से, तो इस वाले मैं का क्या हो गया, अनुस्वार। ऐसे ही संहार, सम और हार क्या हो गया दोस्तों, सम और हार। यहां पे मैं के बाद में क्या आया, मैं के बाद में आ गया है, तो इसीलिए यहां पे भी क्या बोलेंगे हम, तो ये मैं के स्थान पे आए हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये पांचवी कंडीशन रही व्यंजन संधि की। इसके बाद में 6 कंडीशन, यदि किसी
स्वर के बाद से वर्ण आए तो दंतव्य से का परिवर्तन, दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। ये भी नियम है। आप कहोगे सर ये कहाँ से ला रहे हो आप? मैं वहीं से ला रहा हूं जहां सा मैं मैथ वाला लेके आता है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। जहाँ पे केमिस्ट्री वाले अपने सूत्र लेके आते हैं, फार्मूले लेके आते हैं, हम भी वहीं से लेके आते हैं। तो ये दंतव्य से इसलिए है क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है, सह सपेरे वाले सह का, और षटकोण वाले सह का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, इसलिए मूर्धन्य सह कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे शब्द आ गया अभिषेक, ऐसे ही विषम, विषम, विषाद, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, बस आपको कंडीशन का ध्यान रखना है। ये कैसे बने हैं देखो एक बार जल्दी। यहां पे ये दो शब्द थे, एक अभी और दूसरा क्या था, शेख। यहाँ पे एक वी था, दूसरा सम। ये आपने पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं, देखे हैं। एक था वी और साध। अब इनके दोनों के मीनिंग है, अब इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें दोनों में वी उपसर्ग है, इसमें सम साध और शेख मूल शब्द है जिसका मीनिंग होता है। अब हुआ क्या, इसमें यहाँ ई आया, ई के बाद में ये से आ गया, यहाँ पे भी ई आया, ई के बाद में ये वाला से आ गया, यहाँ पे भी ई आया, ई के बाद में ये से आ गया। रूल ऊपर वही है। यदि स्वर के बाद में से आए, ये ई स्वर है, इसके बाद में से आ गया, तो ई के बाद में जब से है तो इस वाले से का परिवर्तन इस वाले से में हो गया और शब्द बन गया अभिषेक, विषम और विषाद। क्लियर? तो कंडीशन क्या है, ई के बाद से आए तो से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। किस में हो जाता है? मूर्धन्य से में। 6। इसके बाद में 7वीं कंडीशन देखो, यदि तय वर्ण के बाद चे जे ले वर्ण आए तो इनमें से जो भी वर्ण बाद में आता है उसका द्वित हो जाता है, द्वित हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका द्वित हो जाता है, या आप ये कहोगे अर्थात तय चे जे ले में बदल जाता है, आधे चे जे आधे ले में बदल जाता। जैसे सच्चरित, उच्चारण, उज्ज्वल, उल्लास, उल्लेख। क्या होगा जी?
यहाँ पे पहले तो हम इसको इस रूप में तोड़ रहे हैं। चरित का तो अर्थ होता है, लेकिन सच का कोई अर्थ नहीं होता। और यहाँ पे क्या हो गया, सत और चरित। समाज में पहले दोस्तों ये थे, समाज में क्या था, ये दो थे। यहाँ पे क्या आया, तय, इसके बाद क्या आया, चय। ये वही कह रहा है, तय के बाद में चय आया, तो ये वाला जो तय है ये इस वाले चय में बदल गया। ऐसे ही उच्च और चारण, इसमें से इसका अर्थ है, लेकिन उच्च का कोई अर्थ नहीं है, ये तय में बदल जाता है। तो ये शब्द क्या हो गया, उच्चारण। यहाँ पे तय आया, इधर चय आया, तय के बाद चय आया, तो ये वाला तय आधे चय में बदल गया। यहाँ पे क्या आया, ये उज, और इसके बाद जुवल। जुवल का अर्थ होता है, उज का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये तय में बदला है, तो ये क्या हो गया, उज्ज्वल, या ये तय, और इधर ये क्या आया दोस्तों, जय। तो तय के बाद में जय आया, तो ये इसमें बदल गया, ये वाला तय। ऐसे ही ये क्या हो गया, उल और लाश। तो लाश मतलब खुशी, इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ उत और, तो ऊपर की खुशी। यहाँ पे तय आया, तय के बाद में ले आया, तो ये वाला तय इस वाले ले में बदला। यहाँ पे उल और लेख, लेख मतलब लिखा हुआ, ये हो गया उत और लेख, ऊपर लिखा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, तय और ले, जब इसके बाद तय आया, ये वाला तय ले में बदल गया, तीसरी कंडीशन में जाके शब्द बने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विवेक। आज जब आप ऑफलाइन पढ़ोगे तब आप हालत और खराब होगी, ठीक है। ये तो ऑनलाइन के बाद अगर इतना समझ पा रहे हो, तो ऑफलाइन में तो आपको ध्यान रखना, जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है यूपीएसआई का, पुलिस प्रशासन, वो भी मैं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ। और मेंटल एप्टीट्यूड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है कि पुलिस प्रशासन की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, लोगों के दिमाग में क्या चलता है, और वो पुलिस से क्या आशा रखते हैं, किसी भी घटना के पीछे कारण क्या होते हैं, और उन कारणों का जो समाधान होता है, एक इंसान की हैसियत से क्या होगा, एक प्रशासन की हैसियत से क्या होगा, और एक पुलिस कर्मचारी की वहाँ क्या सेवा का भाव होना चाहिए, वो मेंटल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फिलहाल हिंदी से फ्री हो लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे सारी चीज़ों की। कंडीशन ऊपर बने, यदि तय के बाद में इसमें से कोई वर्ण आ जाए, कौन सा आ जाए, तय आ जाए, चे आ जाए, जय आ जाए, या फिर ले आ जाए। देखो तय के बाद में चे आया है, तय के बाद में यहाँ भी चे आया है, तय के बाद में जय आया, तय के बाद ले आया, तय के बाद ले आया। यहाँ तक बात सही आई। आगे तो इनमें से जो भी वर्ण बाद में आता है, इनमें से बाद में आया चे, बाद में चे, बाद में जय, बाद में ले, बाद में ले आए, इनमें से जो भी वर्ण बाद में आता है उसका द्वित हो जाता है। और यहाँ जय आया है तो यहाँ जय का द्वित हुआ, यहाँ पे प्यारे बच्चों ले आया है तो ले का द्वित हुआ, यहाँ पे ले आया है तो ले का द्वित हुआ, यहाँ पे चे आया है तो चे का द्वित हुआ, यहाँ पे चे आया है तो चे का द्वित हुआ। या फिर आप ये कह सकते हो अर्थात आधा तय आधे चे जय ले में बदलेगा, चे जय ले में से जोन सा भी बाद में होगा ये वाला तय उसी में बदलेगा। अगर चे बाद में है तो चे में बदलेगा, और जय बाद में है तो आधे जय में बदलेगा। क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या हुआ अपने आप में, ये व्यंजन संधि, क्योंकि ये दो व्यंजन दो व्यंजन दो व्यंजन, ये दो व्यंजनों का मेल होता है तो व्यंजन संधि बनी। अब आपसे पूछेगा इनमें उपसर्ग बताओ, और बिना संधि के आप बता नहीं सकते। उल्लास कहते हैं प्रशंसा को, जो आप डीजे बजा के नाचते हो ना, ठीक है। अब जब आपकी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की नौकरी लगी, यार जोश में आके बियर शियर पी के आप जो डांस करते हो उसी को उल्लास कहते हैं। वो रोकते हैं, आप रुकते नहीं हो, फिर भी आप नाचते हो। वो कहते हैं कि बहुत हो गया बस करो, नहीं वो नाचेंगे, उसी को उल्लास कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अत्यधिक खुशी, तो वो क्या कहलाता है, उल्लास। तो यहां क्या हुआ दोस्तों, वो पूछेगा सत चरित में उपसर्ग बताओ कौन सा है, तो राइट आंसर है सत। मैं क्या कह रहा हूं, संधि बताएगी उपसर्ग क्या है, कहां है, कौन सा है, ठीक है। उच्चारण में उपसर्ग बताओ कौन सा है, तो राइट आंसर है उत। उज्ज्वल में उपसर्ग बताओ उत।
उल्लास में उपसर्ग बताओ उत, और उल्लेख में उपसर्ग बताओ उत। क्यों? क्योंकि समाज में पहली कंडीशन यही थी। सत मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, और चरित्र मतलब कैरेक्टर। तो जो अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है, उत्तम चरित्र है, उसी को तो सत चरित्र कहेंगे। और शुद्ध वर्तनी ये होगी, लेकिन वहां ऑप्शन में वो ये भी देगा, और आप इसी को करके आओगे, यही आप गलती भी करोगे, ये बात ध्यान रख लेना। आज वहां पे एक ऑप्शन देगा, वो ये वाला सत चरित्र। ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी सही है। क्योंकि पहले सत और चरित्र था, ये तय चय में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इधर चय आया है, रूल है, नियम है। तो जब ये तय चय में बदला तो वर्तनी तो ये सही होगी, आधा चय आएगा, उसके बाद पूरा चय आएगा। ये वाली वर्तनी गलत है, ठीक है। और जिसमें बना किससे संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये वाला। तो सत्य क्या होगा यहाँ? उपसर्ग। तो एक नहीं है, 10 क्वेश्चन है अपने आप में। शुद्ध वर्तनी के रूप में आ सकता है, संधि पूछ सकता है कौन सी है, संधि विच्छेद पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, मूल शब्द पूछ सकता है कौन सा मूल शब्द है। मूल शब्द चरित हुआ, उपसर्ग सत हुआ, संधि विच्छेद सत और चरित हुआ, संधि का नाम व्यंजन संधि हुआ, और सही वर्तनी ये वाली हुई। 6 क्वेश्चन थे एक साथ। और जब तक लॉजिक नहीं आएगा तब तक आप इनका आंसर नहीं दोगे, चीजों को रटोगे, और रटी हुई चीज से कभी भर्ती नहीं हुआ जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? 7वीं कंडीशन थी, ठीक है। यदि तय के बाद में ये आए तो ये हो जाएगा 8वीं कंडीशन। पद्धति, उद्धरण, उद्धार, चलो जी। अब बिना एग्जाम्पल दिए अब डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं। उद्धरण, उद्धार, ये एग्जाम्पल है 3। एक तो पूछ रहा है इनका संधि विच्छेद करो, क्या होगा? दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसमें संधि बताओ कौन सी संधि होगी, और इसमें उपसर्ग बताओ किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग है तो कौन सा है? क्योंकि आप तो विद्वान बन चुके हो, लेखक बन चुके हो, साहित्यकार बन चुके हो, बनना था सब इंस्पेक्टर। अब इसमें से संधि विच्छेद बताना है, तीनों का संधि का नाम बताना है, क्या कंडीशन बनी और नियम बनाना है फिर, ठीक है, कि आखिरकार ऐसा होगा तो क्यों होगा। इसलिए तो कहता हूं किताब नहीं पढ़नी है। किताब पढ़ोगे तो विद्वान लेखक साहित्यकार बनोगे, और टीचरों से पढ़ोगे, अच्छे टीचरों से, तो सरकारी आदमी बनोगे। हम भी अच्छे टीचरों से पढ़े थे, इसलिए सरकारी आदमी बन गए, फिर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किताबें हमने भी छानी थी बहुत, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं ना, जीवन जी लिया, बाद में जब बुढ़ापे तब पता चला जीवन था क्या और हमने जिया क्या। वही है पढ़ाई भी, यानी कि जो अनुभव होता है वो वास्तव में उस किताबी के ज्ञान से कई गुना अच्छा होता है, वो वास्तविक चीजों के साथ जुड़ा होता है। अब पहले तो भाग दौड़ करके आज एक घर, फिर 2 घर, फिर ये गाड़ी, फिर बंगला, फलाना ठिकाना, उसमें शरीर भी गला लिया, सब कुछ खराब, सारा सामान सिस्टम ख्याल आपका। बुढ़ापे में जाके आया कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, ठीक है। तो वहां जब अपने अनुभव से सीखा ना, जबकि पढ़ा लिखा था लेकिन अनुभव हुआ बाद में, तब पता चला। ऐसे ही सरकारी आदमी बनना, भर्ती होने के लिए भी किताबों से बाहर निकलना पड़ेगा आज के दौर में। यही चीज 5 साल पहले मैं नहीं बोलता था। 5 साल पहले किताबों से पेपर आता था, किताबों से क्वेश्चंस मिलते थे और आप करके आते थे, भर्ती हो जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब नीड कुछ और है। वो किताबी ज्ञान की नीड ही नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट में, इसलिए पूछी जा रही है अलग तरह की चीजें। क्वेश्चंस की वैरायटी बदल गई है, क्वेश्चंस के मेथड्स बदल गए हैं, ठीक है। टीचर के अपने स्किल्स बदल गए हैं, और जिसके पास अपने पुराने स्किल्स है वो टीचर फेल होता जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है? पद्धति, उद्धार और उद्धार करो। जो आपको दिखाई दे रहा है पहले वो करो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखना, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें दें, और एक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इन दोनों में से किसी का अर्थ नहीं है, और जब अर्थ नहीं है तो अर्थ बनाना पड़ता है। तो ये तीसरा बदल गया अपने वर्ग के पहले में, कि ये हो गया पथ। ये क्या हो गया दोस्तों? पथ।
और ये बदल गया यहाँ हती में। तो रूल क्या है? रूल ये है तय के बाद में है आए। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो तय है ये बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, और ये है बदल जाएगा दह में। और तब शब्द पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना है। दिमाग लगाओ, मैंने तो काम कर दिया अपना जो था। अब इसके बाद यहाँ क्या है? धरण। न धरण का कोई अर्थ होता न उद का होता, तो ये बदल जाएगा उत में और ये बदल जाएगा हरण में। तो यहाँ ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या आ गया? तय। तय के बाद आ गया है, और जब तय के बाद है आता है तो ये है बदल जाता है ध में, और ये तय बदल जाता है द में। ये रूल है। यहाँ पे उत और धार, इस धार का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? उत, और ये क्या हो जाएगा? हार। इसीलिए यहाँ पे आया तय आधा, और आधे तय के बाद में अगर है आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये वाला तय द में बदल जाएगा और ये वाला बदल जाएगा ध में। इसीलिए इन्हीं कंडीशनों के आधार पे आपको, अब कंडीशन क्या बनेगी भाई? कंडीशन बनाते हैं। सूत्र क्या है? यदि तय वर्ण के बाद है वर्ण आए तो आधा तय का परिवर्तन आधे द में तथा है ध में बदल जाता है। ध में बदल, ये नियम था। यानी कि हमने क्या किया? एग्जाम्पल दे के नियम बनाए, एग्जाम्पल दे के कंडीशन लेके आए, या फिर अगर आपको कंडीशन पता है तो फिर आप एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो इसीलिए दोनों तरह से चीजें प्रूफ हुई। तो ये कंडीशन है कि जब तय के बाद है आएगा तो प्यारे दोस्तों ये वाला है बदल जाएगा ध में, और ये वाला तय बदल जाएगा द में। क्यों बदला? क्योंकि एक है हमारा तय वर्ग, एक कौन सा होता है? तय वर्ग। और तय वर्ग के अंदर तय, तय, थे, दे, ध और न। तो यहाँ एक तो कंडीशन ये अप्लाई हुई कि ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला होता है ये अपने वर्ग के तीसरे में, या तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। पहला तीसरे में बदला या तीसरा पहले में, ये वर्णमाला में भी बताया था। जब इस वाले सिपाही से काम नहीं होगा तो ये सब इंस्पेक्टर, ये जो ग्रुप लीडर बना हुआ है इनका, ठीक है, ये काम करके देगा। जब सिपाही से काम नहीं होता है तो उस चीज को सब इंस्पेक्टर संभालता है। ठीक है, तो ये तय तो बदल गया द में नेचुरली, और ये है बदल गया ध में। और उसके बाद में तीसरी, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना। पहले समाज में ये शब्द थे, ये इसमें परिवर्तित हुआ, और तीसरी में जाके शब्द बन गया। और उस शब्द का नाम क्या था? पद्धति, उद्धरण और उद्धार। क्या नाम था उसका? पद्धति, उद्धरण और उद्धार। इसके बाद 9 कंडीशन। 9 कंडीशन क्या है? यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया से बना शब्द आए तो सम के से बना शब्द आए तो बीच में आधे दंतव्य से का आगम हो जाता है। बीच में आधे दंतव्य से का आगम आ जाता है।
आ जाता है, तो बीच में आधा से आगम हो जाता है या आ जाता है, रख दो भाई। जैसे संस्कार, संस्कृति, संस्करण, संस्कृत। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे आया सम, इसके बाद क्या आया कार, यहां पे भी सम, इसके बाद करती, यहां पे भी सम, ये इसका संधि विच्छेद है करण, यहां पे सम और इसके बाद कर्त। यानी कि यहां पे भी कर क्रिया से बना शब्द आया, यहां पे भी कर क्रिया से, कर क्रिया कर क्रिया, कर क्रिया मतलब धातु, इसका अर्थ होता है करना। इस कर क्रिया का अर्थ क्या होगा, करना। तो कैसे बना हुआ, कोई आ जाए वर्ण या कर क्रिया से बना हुआ, इसमें भी ये रहा कै और रे, कै और रे, कै और रे, इसमें भी कै और रे। तो वो क्या कह रहा है, बीच में सह का आगम हो गया सम के बाद, यानी कि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया से बना शब्द आए तो बीच में आधे दंतव्य सह का आगम हो जाता है। ये वाला जो आया, ये वाला जो आया वो इसी वजह से आया, ये वाला जो आया वो इसी वजह से आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम ये भी तो कह सकते हैं मैं के बाद के आए, ये भी कंडीशन बना सकते हैं, ये गरम गरम है नहीं, ठीक है। मैं के बाद में कर क्रिया आ जाए या कै से बनने वाला शब्द आ जाए तो प्यारे बच्चों मैं और कै के बीच में से का आगम हो जाता है। आगम का मतलब होता है आ जाता है, आगम मतलब आ जाता है, जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये शब्द बने हैं। कुछ कितनी कंडीशन हो गई, 9 कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन बता रहे हैं दोस्तों आपको, और ये टॉपिक कर लेते हैं पूरा। परि उपसर्ग के, परि उपसर्ग के बाद यदि कर क्रिया से बना शब्द आए, बना शब्द आए, बना शब्द आए तो परि उपसर्ग के बाद यदि कर क्रिया से बना शब्द आए तो बीच में मूर्धन्य से का आगम हो जाता है, या मूर्धन्य से आ जाता है या जुड़ जाता है, आ जाता है या जुड़ जाता है। शब्द क्या आया, परिष्कृत, परिष्कार, परिष्करण, ठीक है। और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो। क्या आएगा दोस्तों, परि और कर्त, परि और कार, परि और करण, बीच में मूर्धन्य से, बीच में मूर्धन्य से आ गया। अगर व्यंजन संधि समझ में आ गई हो तो दोस्तों एक बार जरूर बताइए, ओके कीजिए, यस लिखिए या स्माइल भेजिए, ताकि मैं अलग अलग दूसरे टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूं। और वो हमारा टॉपिक होगा उपसर्ग, ठीक है। संधि हो गई है कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे खुद। बाद में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम भी करवा देंगे। कंडीशन क्या है, परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग के बाद कर, 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 कै आया है, कैसे बनने वाले शब्द आए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ओके। इसमें भी कुछ नहीं था। यदि सम उपसर्ग आया, सम के बाद में कर आया, तो ये वाला से लगेगा। अरे ये वाला से दंतव्य से कहलाता है। ये दांत से उच्चारण करते हैं। और जब बीच बीच में बंदर की तरह क्लास सुनोगे फुदक फुदक के, तो समझ में कहाँ आएगा। जब वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा रहे थे, तो ये चीज कम से कम 50 बार बताई थी। लेकिन आपको तो विद्वान बनना है, हमको तो हम रोकते हैं, लेकिन आप तो अपने आप में धुरंधर हो। आप तो पैदा ही विद्वान हुए थे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हमें तो सब आता है, किताब में देख लिया 2-4 चीज ऊपर से। मैंने 20 बार बोला, मैं अगर पढ़ा दूं और समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब टीचर कंप्लीट नहीं। और जिसने कंटिन्यू क्लास अटेंड की है, अगर उसकी समझ में फिर भी नहीं आया, तो दुनिया में कहीं से नहीं सीख सकता, ना उसको कोई टीचर सिखा सकता, ना किताब। ये दावा करता हूं, क्योंकि हर चीज का सीक्वेंस है और सीक्वेंस में चीजें चली है, बशर्ते आपने निरंतरता के साथ पढ़ाई की हो। जब आप फ्री होते हो, क्लास खोल के बैठ जाते हो, पढ़ते रहो, 4 साल और पढ़ोगे। ऐसे 2026 में आएगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती, उसमें भर्ती हो जाना, कौन मना कर रहा है। उम्र बच गई तो हो जाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाता है? दंतव्य से। और ये क्या कहलाता है? मूर्धन्य से, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा है ये, ठीक है। और दंतव्य दांत को कहते हैं। तो हमने वही कहा कि यदि सम आएगा पहले और उसके बाद कर क्रिया आएगा, तो ये दंतव्य से आ जाता है बीच में। और दूसरी कंडीशन में आपको ये बताया, यदि परि उपसर्ग आएगा और कर से बनने वाला कोई शब्द आएगा, तो ये मूर्धन्य से आएगा बीच में। क्लियर? मुझे कौन सा फिजिकल करना है, मैं क्यों बादाम खाऊंगा, ठीक है। हम तो भूखे भी पढ़ा देते हैं 10 से 15, ठीक है, घंटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें आदत पड़ी हुई है, ठीक है। हमारा तो ये शौक है पढ़ाने का। तो इसीलिए ये क्या हो गई, सारी की सारी कंडीशन हो गई कंप्लीट। और अब नया जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा उपसर्ग। क्या है? उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द। एक पॉइंट, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है। उप का अर्थ समीप, सर्ग का अर्थ सृष्टि करना या रचना करना। जो किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करता है, वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्रतिवर्ष, आजन्म, अभ्युदय, प्रत्यक्ष, अध्यक्ष। अब आपको तो कुछ समझ में नहीं आया यहाँ कौन से उपसर्ग हैं। जिसको संधि आती है वो तो समझ में आएगा, ठीक है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं हमेशा किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ, आगे,
शुरू में लगते हैं। उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दुष्कर, दुर्दिन। दुष्कर और दुर्दिन। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लग सकते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लग सकते हैं। जैसे निराभिमान, सुसंगठित, सदाचार, समाचार। अब इनको समझो। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप, ऐसे ही होगा। देखो, जब भी मैं कोई बात कहता हूं ना, उसका बुरा नहीं मानना, ठीक है? क्योंकि मैं जब भी बोलूंगा आपके भले के लिए बोलूंगा। आप में से उम्र में बहुत से बड़ा हो सकता हूँ, बहुतों से छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा किया हूँ अब तक, जो ज़िंदगी पिछले 15-20 साल जो जिए हैं, उसका जो अनुभव है वो वास्तव में उन लोगों के साथ में उठा बैठा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं। क्योंकि मेरी वो पूरी लाइफ हॉस्टल लाइफ रही है और मेरे जितने साथ के लड़के थे, मैक्सिमम लड़के अच्छी पोस्ट पे चले गए, लेकिन मैं रह गया यहाँ 4800 पे ग्रेड की नौकरी में, और बाकी आपको पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में। उसका एक कारण ये हिंदी भी है। हिंदी नहीं मैं पकड़ता तो कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले लेता तो मैं आज कहीं और होता। लेकिन ये है कि खुश मैं हूँ उन लोगों के मुकाबले, क्योंकि मेरा उनके साथ आना जाना है। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है तब तक आप खुश हो, कुछ दुखी भी है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी दुखी रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन जीने का ढंग अपना अलग होता है और अपने लाइफ के रिस्क को कवर करना एक अलग बात होती है। लेकिन समझदारी सबसे बड़ी चीज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ जो अपनी उम्र से बड़े थे, उनके अनुभव से भी बहुत सारी चीजें सीखी है। तो अगर हम सही समय पे सही डिसीजन लेके सही काम कर ले जिसकी हमारी एज होती है, तो फिर हमें भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समस्या क्या है, मैं पढ़ाऊंगा उपसर्ग, आपका दिमाग चला जाएगा प्रत्यय पे। मैं पढ़ाऊंगा प्रत्यय, आपका दिमाग चला जाएगा संधि पे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अलंकार, आपका दिमाग जाएगा रस और छंद में। ये भारतीयों की पहचान है, बाकी किसी देश के व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। अगर किसी की शादी हो रही है भारत में तो उसे टेंशन है बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मतलब शादी की एंजॉय नहीं करेगा कि शादी हो जाएगी, अभी उसे बच्चे की टेंशन है होंगे कि नहीं। और जब बच्चे हो जाएंगे उसको टेंशन है कि इनकी परवरिश ढंग से होगी कि नहीं होगी, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो सोचेंगे बहुत, करेंगे कुछ नहीं, और आगे की सोचेंगे 50 साल 100 साल बाद आगे की भी। वर्तमान में अगर हम सही जी ले तो भविष्य तो अपने आप ठीक होता चला जाता है। लेकिन दिक्कत वर्तमान की है। मैं मानता हूं कभी के जमाने में यही हमारा प्लस पॉइंट रहा था कि हम आशावादी थे, और आशावादी का मतलब है कि कोई नहीं, बुरा दौर है, गुजर जाएगा, अच्छा आएगा। अब उसके चक्कर में खुद कुछ करते नहीं और अच्छे की उम्मीद लगाए बैठते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां अब टॉपिक ये आ गया तो इसी टॉपिक पे आ जाओ।
उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग लगा हुआ है। और देखो क्या कमाल की बात है, लैंग्वेज वहां समझ में नहीं आएगी आपके। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाँ वो तो पहली क्लास सुन, ठीक है। हाँ जो स्टार्टिंग की क्लास है ना उसमें सब सिलेबस पे चर्चा हुई है, सब्जेक्ट पे चर्चा हुए हैं सब कुछ, वो पहली क्लास सुनो, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। तो उपसर्ग क्या हुआ, उपसर्ग में खुद उप उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं और ये यहाँ एक शब्दांश ही है जो उपवन में भी लगता है उपमान में भी लगता है। क्लियर, एक तो ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा, इस उप का अर्थ होता है समीप और इस सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी उपसर्ग की, डेफिनेशन हुई जो किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करता है वह शब्दांश। इसका मतलब शब्दांश उपसर्ग होंगे, शब्द नहीं होता है कभी उपसर्ग, शब्दांश होते हैं। शब्द का एक छोटा सा अंश, शब्द का एक छोटा सा जो भाग होता है उसको हम शब्दांश बोलते हैं। जैसे यहाँ प्रति वर्ष में, प्रति क्या है दोस्तों, शब्दांश है। आजन्म में आ शब्दांश है। और अभ्युदय में ये कैसे बना है, ये अभी और उदय से मिलके बना है, अभी और उदय से। और ये क्या है, प्रति और अक्ष से मिलके बना है, प्रत्यक्ष संधि में बता चुके हैं। और ये बना है अधि और अक्ष से मिलके अध्यक्ष। तो इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग है जो कि शब्दांश है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। एक पॉइंट, हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में लगेंगे, प्रारंभ में लगेंगे, आगे लगेंगे, शुरू में। तो वहां में जानबूझ के इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो। जिसको हम आरंभ कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं, आगे कहते हैं, शुरू कहते हैं, वो सारे एक ही सेंस में हम प्रयोग करते हैं चारों शब्द का। तो ये यहाँ आगे लगे हुए हैं, प्रारंभ में लगे हैं, आरंभ में लगे हैं, शुरू में लगे हैं, आगे लगे हुए हैं, इसीलिए ये उपसर्ग कहलाएंगे। और उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे इसमें प्यारे बच्चों एक ही उपसर्ग है, इस दुष्कर्म में जो शब्द बना है ये वाला दू, इन दोनों में उपसर्ग है। क्योंकि विसर्ग संधि में आप पढ़ चुके हो कि इस वाले सह का परिवर्तन विसर्ग में होता है और इस वाले रे का परिवर्तन भी विसर्ग में होता है। मैंने पहले वर्णमाला पढ़ाई क्योंकि मुझे संधि पढ़ानी थी, और मैंने पहले संधि पढ़ाई क्योंकि मुझे उपसर्ग पढ़ाने थे। और वो पीछे वाली चीज यहाँ काम आएगी, जिसने पीछे की क्लास अटेंड नहीं की उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ इस वाले सह का परिवर्तन विसर्ग में, इस वाले रे का परिवर्तन विसर्ग में, तो इन दोनों के अंदर जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ वो उपसर्ग था दू। वो उपसर्ग क्या था, वो दू उपसर्ग था। ठीक है, तो यहां इस वाले दू का अर्थ इसमें तो होता है कठिन, तो इस दो के दो अर्थ हुए। दू के एक हुआ कठिन और एक हुआ बुरा। तो यहां दुष्कर, कर मतलब हाथ, जो हाथ के लिए कठिन है वो कहलाया दुष्कर। और दूर बुरा, जो बुरे दिन है वो क्या कहलाए, दुर्दिन कहलाए। जो बुरे दिन है वो क्या कहलाए, दुर्दिन। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि दुष्कर और बुरा, तो आपको यहां पर जो परिवर्तन हुआ वो विसर्ग के साथ हुआ और इसके दो अर्थ हो गए दू के, एक कठिन और एक बुरा। इसी वजह से कहा जाता है कि उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। एक उपसर्ग अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ देता है, जिसकी वजह से उस शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। इनका खुद का तो अर्थ होता है, तभी तो दूसरे का अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्येक उपसर्ग के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं, और जिस किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे उसके अर्थ को बदल के रख देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अपने आप में उपसर्ग। आप पागल हो गए हो, आप जब एक बार बोल दिया, आपको फोन नंबर दिया है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वहां कमेंट कर दो आप। मतलब आपको बताने के लिए पूरे बच्चों की क्लास डिस्टर्ब कर दे। एक चीज को केवल और केवल एक बार ये टाइप करोगे, और जब कॉल भी करने की बारी आई तो एक या दो बार, तीन बार नहीं करोगे। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। और बच्चों के भी कमेंट पढ़ने होते हैं, काम का कमेंट है तो मैं अपने आप ही दे देता हूं। ठीक है, नहीं आपका कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप करो मत, बाद में कल कर लेना, कल आएगा आपका कमेंट। ठीक, तो यहां क्या है, किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लग सकते हैं। तो जैसे निराभिमान है, तो निराभिमान में क्या है दोस्तों, एक तो है ये वाला नी, और एक क्या है इसमें अभी, और फिर एक शब्द क्या है इसमें मान। अब ये वाला विसर्ग बदल गया इस वाले रह में, और ये आधा रह और ए मिलके क्या बन गया, यहां पूरा रह बना। ऐसे यहां पे अभिमान में भी अभी उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग हो गए। सुसंगठित में एक सु
और दूसरा सम उपसर्ग है। सदाचार में एक सत और दूसरा आ उपसर्ग है, और समाचार में एक सम और दूसरा आ उपसर्ग है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, 2 बार नहीं किया होगा, ज्यादा बार किया हो तभी ब्लॉक हुआ, ऐसे नहीं होता। अब दूसरे की भी तो रिस्पो एक बात बताओ, मैं 13 बैच पढ़ा रहा हूं और 13 बैच में मिनिमम जो बच्चे एक बैच में हुए हैं अब तक वो 2207 बच्चे हो गए। तो 2207 बच्चे अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम कितने होंगे? 4000 भी होंगे। अगर एवरेज 2000 बच्चे हर बैच में मान के चले तो 26,000 बच्चों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं एक दिन में। और जब 26,000 में से अगर 2000 बच्चे भी कॉल करेंगे तो मेरे मोबाइल की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। मेरे लिए जितने जरूरी आप है इतने जरूरी दूसरे स्टूडेंट भी है। और जब बोल दिया कि आप कुछ भी कॉल करो या करे, हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप वेट तो करो। आप तो ये सोचते हो कि जैसे मुझे कॉल टूलर बना देते हो आप, ठीक है। अरे मैं टीचर हूं तो टीचर का काम आपको पढ़ाना, समझाना और आपके डाउट क्लियर करना है। और आप मुझे फोन करके कहो सर मेरा कोर्स एक्टिव करा दो, सर इसमें ये करा दो, फलाना कर ढिकाना करा दो, तो वो मेरा काम थोड़ा ही है। तो काम की बात अगर करोगे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात करूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? नि, अभि और मान। तो निराभिमान में 2 उपसर्ग हो गए। ऐसे सु और सम 2 उपसर्ग हो गए। ये सत और आ 2 हुए यहाँ पे। इसमें कुछ कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग। शब्द क्या था? सदाचार। तो इसमें सत और आ। अब ये कैसे हुए अभी हम दोबारा से फिर लिखेंगे इनको। तो ये हमारी क्या हुई? 8 कंडीशन हुई उपसर्ग की। कितनी कंडीशन हो गई? 8 कंडीशन। इसके बाद 10 मिनट बची हुई है अभी भी। 9वीं कंडीशन, मूल शब्द को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। कैसे करेंगे भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे शब्द ले लिया हमने निराशा, यहां शब्द लिया हमने निर्विरोध, और यहां शब्द लिया हमने संस्कृति, और यहां शब्द लिया हमने पर्यावरण। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि मूल शब्द को पहचान लो। मूल शब्द निराशा में क्या है जी? आशा। आगे बच क्या गया जी? ये निर बच गया। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये उपसर्ग नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अर्थ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना है निराशा। इसमें नी हो गया शब्दांश। ये क्या कहलाया? शब्दांश। इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो आगे शब्दांश लगता है उसको क्या कहते हैं? आशा क्या कहलाया यहां पे? शब्द। क्लियर? इससे क्या बन गया? समस्त शब्द। उपसर्ग और शब्द मिलके समस्त शब्द। ये जो शब्द लगा है इसी को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द। इसी को क्या कहते हैं? मूल शब्द। तो कहने का मतलब ये हुआ, मूल शब्द का मतलब हुआ कि वो छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ या भाव अवश्य हो, वो मूल शब्द कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, नी और आशा जो बिना आशा के है, बिना तो इसका अर्थ हुआ, इसलिए उपसर्ग भी यही होगा। इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये उपसर्ग नहीं होगा। ये उपसर्ग तब मानेंगे जब ये साइलेंट में रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा। तब हम बताएंगे कि हाँ इस वाले विसर्ग के स्थान पर ही ये रह आता है। और फिर ये रे और आ, ये दोनों मिलके क्या बन गए? यहाँ रा। तब जाके वो शब्द बना है।
तो मूल शब्द हमने निकाल लिया था आशा, आगे जो शब्दांश बचा वो उपसर्ग। ऐसे यहाँ मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द है विरोध, और आगे जो बच गया वो कहलाया निर। इसका अर्थ होता नहीं, और जब अर्थ नहीं होता तो अर्थ बनाना पड़ेगा, और अर्थ बना के हमने आया हमारे पास ये कहलाया उपसर्ग। यहाँ पे क्या हो गया, ये सम और करती, इसमें से मूल शब्द निकाला करती, आगे जो बच गया वो सम क्या हो गया पर्यावरण। पर्यावरण में से हमने निकाला आवरण, आवरण मूल शब्द है तो आगे बच गया परि, इसीलिए मूल शब्द को निकाले, आगे जो बच गया वो क्या कहलाएगा। तो आपको जो पिछली क्लास नहीं सुना है उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था, एक कम से कम ये अब की बार 30+ बार मैं बोल चुका हूं कि पहले वर्णमाला पढ़ाएंगे, फिर संधि पढ़ाएंगे, फिर उपसर्ग पढ़ाएंगे, फिर प्रत्यय पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्णमाला के पढ़ने के बाद संधि समझ में आती है, और संधि को समझने के बाद उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आते हैं। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है पहले वो सारे संधि की क्लास सुने, और उसके बाद में अपने आप मूल शब्दों को अलग करके वो शब्दांश को निकालना शुरू कर देगा। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मुझे उपसर्ग नहीं पढ़ाने थे, क्योंकि जिसने संधि को समझ लिया वो तुरंत बताएगा कि मूल शब्द क्या होता है, छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ है। अब क्या मैं यहाँ पे इसको अगर सा को मूल शब्द मान लू, इसका कोई अर्थ है, तो इसीलिए यहाँ मूल शब्द क्या हुआ आशा, आशा निकाल लिया, आगे क्या बच गया, आगे निर बच गया। ये उपसर्ग कहलाएगा नहीं, ये शब्दांश तो कहलाएगा, लेकिन उपसर्ग कब कहलाएगा, क्यों, जब इसका अर्थ होगा। अर्थ कब होगा, जब आपको विसर्ग संधि के बारे में पता होगा कि ये वाला विसर्ग रे में बदल जाता है, ये वाला रे विसर्ग में बदल जाता है, तब आप इस चीज को कर पाओगे। ये क्या होगी, हमारी 9वीं कंडीशन होगी। 10वीं लास्टवीं कंडीशन देखो आखिरकार है क्या। समस्त शब्द में से मूल शब्द वाला, समस्त शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, समस्त शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्द के आरंभ में बचता है, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, जो शेष भाग शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में बचता है, शब्दांश के रूप में बचता है, शब्दांश के रूप में शेष भाग शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ या भाव अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। ऊपर के बताए गए 9 पॉइंट को मैं एक ही पॉइंट में ले आया हूं। अगर ये 9 पॉइंट समझ में नहीं आए तो इस 10वें पॉइंट पे गौर करें, उपसर्ग अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद 11वां पॉइंट, उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में 22 उपसर्ग, उर्दू में 19 उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी में 10 या 12 उपसर्ग होते हैं। 12 कब होंगे,
जब से व कै को उपसर्ग मानेंगे, से कै जब उपसर्ग होगा तब 12 हो। इसके बाद अंग्रेजी में उपसर्ग, अंग्रेजी में 8 उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। हाँ, नहीं बताएंगे, पर्यावरण को संधि में बता चुके हैं। पहले संधि की क्लास सुनो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है फिर रट रहे हो दोबारा से। पर्यावरण को संधि के अंदर बताए थे और उस समय बताए थे कि बेटे यहां संधि को समझ लो क्योंकि हमें उपसर्ग भी निकालने हैं आगे। तो संधि की क्लास सुनो, ठीक है। और उसमें बताया था आपको, यदि बीच में यह रे ले वे और उससे पहले आधा व्यंजन हो, ठीक है, वो यण संधि होके उदाहरण होते हैं। तो यण संधि की क्लास सुन लो, अपने आप बता दोगे, फिर रट लोगे मैं बताऊंगा तो। अब मान के चलो मैंने पर्यावरण का बता दिया और बाकी जो पूछेंगे और उसका कौन बताएगा। एक क्वेश्चन तो ये बना, यहां पे क्या कहा गया, समस्त शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकाल लो। जैसे ये परेशान हो रहा है, ये पर्यावरण शब्द कहलाया। अब इसमें मूल शब्द क्या है, वर्ण अगर मैं निकालू तो वर्ण का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। अगर मैं इसमें से रण निकालू तो रण का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है यहां पर्यावरण की सेंस में। अगर मैं इसमें से यहां पे ये निकालू तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये मूल शब्द हो ही नहीं सकता, ये मूल शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल शब्द छोटे से छोटा होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ या भाव होना चाहिए। तो यहां मूल शब्द फिर क्या आया, उच्चारण कर रहे हैं हम पर्यावरण, तो परि और आवरण का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण से भी पता चल जाता है। तो आवरण निकाल लिया, जब आवरण निकाल लिया तो यहां क्या बचा, परि बच गया। और जब परि बच गया तो ये शब्दांश हुआ, शब्द के आगे लगे उपसर्ग कहलाया। और ये बना कैसे है, इसमें से ई आया, इधर से आ गया आ, और ई और आ मिलके क्या बन गया, या। जब इसमें से आपने ई निकाला तो यहां आधा रे बच गया। इसमें से जब आ निकाला तो यहां वर्ण बच गया। इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो आपने या बनाया। अब इसका उच्चारण करके देख लो, और इसका पहले परि और आवरण था, फिर पर्यावरण बना, तीसरी कंडीशन में जाके पर्यावरण शब्द ये बना। अरे इस रे को कहां काउंट करते हो आप, ये से पहले यही तो काउंट करोगे, मैंने यही तो लिखा है ये आधार है। इसलिए यहां पे कहा गया कि समस्त शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, यह भाग निकालने पर शेष भाग शब्द के आरंभ में, शेष भाग शब्द के आरंभ में ये परि बच गया। शब्दांश के रूप में ये परि शब्दांश है। तो ये किसके रूप में बचा है, शब्दांश के रूप में बचता है जिसका कोई अर्थ हो। परि का अर्थ चारों ओर होता है। परि का अर्थ क्या है, चारों ओर। आवरण का मतलब ढकना, जो चारों ओर से ढका हुआ है उसी को पर्यावरण है। जिसका कोई अर्थ हो, भाव हो, अवश्य हो, वो उपसर्ग कहलाता है, इसलिए ये उपसर्ग कहलाया। बात समझ में आई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखने में तमाम उपसर्ग जो बनते हैं, जैसे परती है, पर है, परि है, आ, औ, अप, अति, अभी, परा, सु, कु, इनसे शब्द बना लेते हैं। क्या बनेगा, प्रतिदिन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, प्रत्याहार डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, इससे क्या बनेगा, प्रवेश, प्रकार, प्रहार, परक्रम, इससे क्या बनेगा, पर्यावरण, परिक्रमा, परिवर्त, परिभ्रमण,
इससे क्या बनेगा? आमरण, आजीवन, आजन्म। इससे क्या बनेगा? अवमान, अवसान, अवसान मतलब चढ़ना, अवतरित, अपमानित, अपमान, अपयश, अत्याचार, अत्यधिक, अतिसार, अभिजीत, अभ्युदय, यहाँ पे ले लेते हैं अधि, परावर्तन, परामर्श, पराक्रम, पराजित, पराभव, एनीथिंग और भी बन सकते हैं। सुकर्म, सुपुत्र, सुमार्ग, सुकुमार, कुमति, बुरी मति, कुपुत्र, बुरा, कुकर्म, बुरा कर्म, कुमार्ग, गलत रास्ता, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकार। इनमें से कुछ शब्द तो मैंने ऐसे लिए जिनमें डायरेक्ट आपको शब्दांश दिखाई दे रहा था। डायरेक्ट इसमें प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा था? शब्दांश। और कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको संधि विच्छेद के द्वारा निकालना पड़ेगा। इसमें प्रति डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें निकालना पड़ेगा प्रति और आहार, प्रति और अक्ष, प्रति और एक, प्रति और उत्तर। ऐसे इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सब में पर, इसमें निकालना पड़ेगा परि और आवरण। इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें अवमान डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें अवमा ये भी डायरेक्ट है। इसमें अति आएगा, निकालना पड़ेगा अति और आचार, अति और अधिक, अति और सार। अभिजीत इसमें डायरेक्ट दिखाई दिया, अभ्युदय निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? अभी और उदय। मूल शब्द निकाल लिया, आगे जो बच गया शब्दांश। परावर्तन डायरेक्ट 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 आ रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सुक्रम ये भी इसमें कु है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा अधि और अक्ष, अधि और आदेश। और इसमें यहाँ अधिकार में अधि हमें दिखाई दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, तो ये क्या कहलाए? सारे के सारे उपसर्ग कहलाए। तो इस तरीके से आपको शब्दांश निकालना पड़ता है। कई बार डायरेक्ट दिखाई देता है। और फिर हम उपसर्ग और प्रत्यय की दोनों की करेंगे एक साथ प्रैक्टिस। तो कुछ उपसर्ग हिंदी के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं। जो संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं वो तत्सम बनाते हैं, जो हिंदी वाले उपसर्ग होते हैं वो तद्भव बनाते हैं, जो उर्दू वाले उपसर्ग होते हैं वो विदेशी शब्द बनाते हैं, और जो प्यारे बच्चों अंग्रेजी शब्द होते हैं वो भी विदेशी शब्द बनाते हैं, अर्थात अंग्रेजी के शब्द बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें प्रत्यय कराएंगे, और फिर उपसर्ग और प्रत्यय के एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन लेके उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ पहचानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।